अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज तहरीक इंसाफ ने खदशा जाहिर किया है कि बुशरा बीबी सब जेल बनीगाला में गैर महफूज हैं, उनकी जान को भी खतरा है। इस हवाले से बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें कहा गया है कि सब जेल में ऑडियो डिवाइसेस नस्ब हैं, उनके बाथरूम में मुतादिद खुफिया कैमरे लगे हैं, सब जेल में मर्दों की भारी नफरी भी तैनात है, खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती। ये भी कहा गया कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है और जहर के खदशे के पेश नजर उनकी सेहत पर असर हो सकता है। अदालत शौकत खानम या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से टेस्ट कराने की इजाजत दे। साथ ही दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई उनकी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस पर आज भी कोई पेशरफ ना हो सकी। आज भी अदालत लगी, जज पहुंचे, तहम बार बार तलबी के बावजूद बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी वक्त पर अदालत ना आ सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ तो सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि अब्बासी साहब दलाइल देने से क्यों डर रहे हैं। कुछ देर वक्फे के बाद वकील रिजवान अब्बासी अदालत पहुंचे, मुख्तसर दलाइल दिए। अभी समाअत जारी ही थी कि रिजवान अब्बासी कमरा अदालत से चले गए, जिस पर पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अभी तो तारीख नहीं दी, रिजवान अब्बासी भाग कैसे गए, ये हो क्या रहा है। सलमान अकरम राजा ने रिजवान अब्बासी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इसी दौरान अदालत ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का यह मौकिफ है कि उनके केस को बिला वजह इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। और नाज़रीन, हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ हसन साहब। आप तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर योर टाइम रऊफ साहब। और रऊफ साहब, जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि ईद की छुट्टियों के बाद एक हाई नोट पे आगाज़ हुआ है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। एक तरफ आप लोग का ऑलरेडी एक बलूचिस्तान से किक ऑफ कर गई है आप लोग की जो कैंपेन है, ऑपोजिशन की जो ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन है, और दूसरी तरफ ताहाल अदालतों से बानी पीटीआई उनकी एहलिया उनको रिलीफ नहीं मिल सक रहा है। आज भी जो दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों का जो मामला था उस पर समाअत हुई, लेकिन एज यूजुअल जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, वो तो समाअत के दौरान ही कमरा अदालत से चले गए, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने उनके हवाले से एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की भी इस्तदा की। आपको क्या लग रहा है, वर यू एक्सपेक्टिंग, और ये डिलिबरेटली किया जा रहा है? बिल्कुल 100% डिलिबरेटली किया जा रहा है। ये लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर काबिज हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो उनमें से कोई भी जेल से बाहर आए। कंसिक्वेंटली वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है उनको उनका बरमला जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो केस का फैसला है, क्योंकि केस में कोई सब्सटेंस तो है नहीं है, केस की अपनी टांगें तो कोई है नहीं जिसके ऊपर ये खड़ा हो सके अदालत में। ये तो एक झटके की मार था और वो खत्म हो चुका हुआ है। केस डज नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर। ये तो सिर्फ अब ये अदालतों के ऊपर जो काबिज ताकतें हैं वो इसको डिले करवा रही हैं। अगर उनका हाथ जो है अदालतों से हट जाए तो ये 24 घंटे में केसेस सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। उनके में कोई किसी किस्म की कोई मतलब सब्सटेंस मौजूद ही नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और सिर्फ उसका मकसद एक ही है कि खान साहब को और बुशरा बीबी को अभी जेल में रखा जाए और जेल से बाहर ना आने दिया जाए। राइट। और रऊफ साहब, आज चूंकि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट कर रहे थे जिसमें, और आज ही हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जानिब से एक दरख्वास्त भी दायर की गई है जिसमें उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि सब जेल जो बनीगाला है उसमें उनके कमरे में और वॉशरूम्स में खुफिया कैमरे नस्ब होने की बात जो है वो की गई है। ऑडियो बग्स जो है उसका मामला रेज किया गया और उनकी प्राइवेसी को शदीद ख़तरा है। उनकी प्राइवेसी के खिलाफ जो है ये तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। हाउ अलार्मिंग इज दिस रऊफ साहब? दिस इज वेरी अलार्मिंग। देखिए, इससे ज्यादा और क्या अलार्मिंग हो सकता है कि एक खातून जो कि बापर्दा खातून है, उनकी प्रिवेसी के ऊपर इस किस्म की घिनौने तरीके से इन्फ्रिंज किया जा रहा है कि उनके वॉशरूम में कैमरे लगे हुए हैं, उनके बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं, और उनको जैसा कि वो चाहती हैं कि जेल मुंतकिल कर दिया जाए, वो पिटिशन जो है वो सुनने के लिए रखी ही नहीं जा रही, उसको फिक्स ही नहीं किया जा रहा। ये गिरावट की एक इंतहाई एक्सट्रीम स्टेज है। ये जो लोग ये कर रहे हैं उनको 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 मेरा ख्याल कि किसी चीज का कोई खौफ, कोई डर, किसी मोरालिटी का कोई पास कुछ भी नहीं है, और वो एक्सट्रीम्स को भी क्रॉस कर रहे हैं। एक बापर्दा खातून के लिए अपनी प्रिवेसी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली। क्यों कर रहे हैं ये लोग? हमने पिटिशन मूव की है, हमें खौफ है कि वो पिटिशन भी फिक्स नहीं होगी हेयरिंग के लिए,
उस पिटिशन को भी डिले किया जाएगा। इसके अलावा रऊफ जो साहब, एक डू यू चीज और फील जिसका कि आपने जिक्र जहां नहीं आप किया ये कि इस्तदा हम लेके जा रहे हैं, जहां आप ये दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, वहां के तो जजेस जो कि 6 जजेस कहते हैं कि मोर देन 75% ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो ऑलरेडी प्रेशर्स का सामना करते हुए उन्होंने खत भी लिखने का वो मामला भी आपको पता है कि मंजर आम पर आ चुका है। वो भी चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की है कि इस मामले को, इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। बट मैं उस पर भी आऊंगी क्योंकि जस्टिस याया आफरीदी ने भी उस बेंच से रिक्यूज अपने आप को कर लिया है और साथ साथ उन्होंने उनके जो रिमार्क्स भी थे जिसमें वो कहते हैं कि अस्कुद नोटिस अच्छी नीयत से लिया गया लेकिन अस्कुद नोटिस से हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है और जो मामलात जो खत में इशू और जो कंसर्न्स रेस किए गए हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ते अखलाक में देखे जाने चाहिए। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ही ये डोमेन में फॉल करते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, जो रिक्यूज किया गया है, जो याया अफरीदी ने रिक्यूज किया है और इसके अलावा जो है वो अतर मिन्नल्ला साहब का जो एडिशनल कमेंट है वो बहुत टेलिंग है। उसमें उन्होंने जिक्र किया गया है कि जी ये तो चार्जशीट है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ के जी उनसे उनकी सुनवाई नहीं हुई। जहां तक याया अफरीदी साहब का है कि रिक्यूज करने की जो उन्होंने वजह बताई है, टेक्निकली तो लेटर जो है वो लिखा गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया था, लेकिन सो मोटो लिया गया है तो वो मेरा ख्याल है कि ठीक लिया गया है, लिया जाना चाहिए था। आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैं एक नॉन टेक्निकल मैं लॉयर नहीं हूँ, कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल नाइसिटीज ऑफ द थिंग। वो मेरा ख्याल एक वकील ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको सुने या सो मोटो लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, तो यहाँ भी मेरा ख्याल है कि कोई चीज माने नहीं है, क्योंकि बेसिकली तो आपने कोशिश करनी है कि जी इंसाफ हो। और 6 जजेस ने जो खतूत लिखे हैं, जो खत लिखा है और उसके जो मंदरजात हैं वो तो टेलिंग है, वो एक टेलिंग इंडाइटमेंट है ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो उनको आप किसी फोरम के ऊपर सुने, वो फौरी तौर के ऊपर सुना जाना चाहिए। हमारा जो क्राइसिस है, जो मेरा क्राइसिस है, वो ये है कि डिले क्यों किया जा रहा है उसको, क्यों नहीं फौरी तौर के ऊपर उसको फिक्स किया जा रहा है, क्यों नहीं फौरी तौर के ऊपर सुना जा रहा है, क्यों दिन डाले जा रहे हैं और हफ्ते डाले जा रहे हैं। ये केस ऐसा है, ये जुडिशरी को कंसर्न करता है, ये इंसाफ को कंसर्न करता है और ये एक इंडाइटमेंट है आपके सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो आप उसको इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। सो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि केस फौरी तौर के ऊपर फिक्स होना चाहिए, फौरी तौर के ऊपर सुना जाना चाहिए और फौरी तौर के ऊपर इसकी जजमेंट बननी चाहिए और जो लोग रिस्पॉन्सिबल पाए जाएं उनको पनिशमेंट करना चाहिए फौरी तौर के ऊपर। चीफ ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट आर 2 people. Basically, the Chief Executive of Pakistan and the Chief Justice of the Islamabad High Court, and in addition to that, are the intelligence agencies, you know, and their managers. ये वो लोग हैं जिनको इंडाइट किया गया है। राइट, बट रऊफ साहब और जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब का जो इजाफी नोट, आप एडिशनल नोट का हवाला भी आपने दिया, उस में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आवाज उठाने वाले उन जजेस को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए और फुल कोर्ट के सामने इंतजामिया को ये साबित करना होगा, जो बारिश सबूत होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, इंतजामिया पे होगा कि उनकी जानिब से क्योंकि मदाखलत हुई या नहीं हुई तो दे हैव टू एक्चुअली प्रूव दिस। बट रऊफ साहब ये भी साथ साथ बताइएगा, आपको पता है सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आज उनकी आमद है, आ चुके हैं और साथ साथ एक बार फिर हुकूमती सर्कल्स की जानिब से इस बात पर इशारा इस बात की तरफ किया जा रहा है कि 2014 का हवाला दिया जा रहा है कि 2014 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब चीनी सदर जो है वो विजिट उनका ड्यू था तो सड़कों पर थी और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, और आज भी एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है वो तहरीक और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मूव जो है वो लेकर उठ खड़ी हुई है। तो ये मुल्क को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अब चार्ज लगाया जा रहा है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? देखिए, ये बीमार जहनों की बीमार सोच की निशानी ये निशानदेही करती है। बीमार जहनों की बीमार सोच, सिक माइंड्स, सिक थिंकिंग, यही है। दुनिया जहान में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई इंटरप्शन नहीं होती है उनमें। और दूसरी बात के इल्जाम लगाना, चोर डाकू लुटेरे ये हैं, इलेक्शन इन्होंने लूटा है, शब खून इन्होंने मारा है, और ये इल्जाम दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हमेशा अपने सामने एक शीशा रखना चाहिए और इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये हर वक्त अपने बदनुमा चेहरे को देखते रहें जिसके ऊपर इलेक्शन लूटने का
धब्बा जो है वो इतना बड़ा, इतना बदनुमा है कि शायद ये भी उसको ना देख सके। ये इनको 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 कुछ ख्याल करना चाहिए कि ये बात क्या कर रहे हैं। ये खुद चाहते हैं, क्योंकि इनके पास अब चंद ही दिन हैं, मेरा ख्याल चंद दिन है या चंद हफ्ते हैं मैक्सिमम, इसके बाद इनको जाना होगा और ये अपने अंजाम से डर रहे हैं। इन्होंने जहाजों में टिकटें जो है वो अनकरीब बुक करवा लेनी है, भाग जाना है इन्होंने। राइट। हम एक सियासी पुरअमन सियासी जद्दोजहद जो है वो लेके आगे चल रहे हैं। तो आप हम पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं पुरअमन और सियासी जद्दोजहद है, और आप कह रहे हैं कि if their days are being numbered, although they say that they are here for a long time and they'll complete their tenure, but रऊफ साहब ये भी बताइए कि जो टारगेट है, जहां पर आपने इस तहरीक का नाम ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका नाम रखा है, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑन द ऑपोजिशंस माइंड? क्या फियर्स है जो लेजिस्लेशन हेस्ट में की गई 2022 से ऑनवर्ड्स साबका पीडीएम के दौर में, उससे आइन की प्रोटेक्शन जो है वो यकीनी बनाने, और किस तरह से बनाएंगे जब दोनों हाउसेस में 2/3 ये लेके जा चुके हैं? आपको पता है जिस तरह से ये आए हैं और जिस किस्म का भी इल्जामात इन पर है कि इनके पास मैंडेट नहीं है, लेकिन जो कुछ किया गया उससे कैसे अपने आप अहदाफ हासिल कर सकेगी ऑपोजिशन? देखिए, आइन को आपने इन टोटलिटी देखना है। पिछले 2 साल से मुल्क में कोई आइन नहीं है। आपको पता है कि हुकूमतें जो थी अपने मैंडेटेड पीरियड से ज्यादा रही थी। इलेक्शंस जो है वो 90 डेज में नहीं कराए गए थे। जुडिशरी जो है वो वायलेट करती रही है तमाम नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट जो है उसने अपने मैंडेटेड 90 डेज से ज्यादा बसर किया है। उसके बाद ये जो हुकूमत इलेक्ट हुई है, ये भी इनकम्प्लीट असेंबलीज के साथ इसने अपनी सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं अपनी गवर्नेंस की वो पूरी की हैं, इनकम्प्लीट असेंबलीज के साथ, इनकम्प्लीट सेनेट के साथ। तो ये तमाम जो पूरे का पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रूटेड नहीं है। ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रूटेड है। ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। ये मॉरल नहीं है, ये इमोरल है। So रऊफ साहब, when you say कि ये मॉरल नहीं है, ये इमोरल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स हैं, कतकलामी की माफी, लेकिन एज अ कंसर्न पाकिस्तानी, नाउ नॉट एज अ जर्नलिस्ट और एन एंकर पर्सन, एज अ कंसर्न पाकिस्तानी, हम भी देखते हैं या मैं देख रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है कि जब आप मोहसिन नकवी साहब, जो कि एक साबका केयर टेकर सेटअप में वो वजीर आला, निगरान वजीर आला होते हैं एक सूबे के, उनको बतौर इंटीरियर मिनिस्टर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हाउ वुड ऑपोजिशन हेल्प इन? बुख्ती का नाम भी ले लीजिए। जी, सरफराज बुख्ती साहब भी, सर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, लेकिन ऑपोजिशन क्या किरदार अदर देन जस्ट प्रोटेस्टिंग आउट ऑन द रोड्स कर क्या सकती है? देखिए, 3 महाज है, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज किया था। हमारा पार्लियामेंट के अंदर एक महाज है, उसके ऊपर हम बराजमान हैं, उसको हम वहां अपनी स्ट्रगल को जारी रखे हुए हैं। कानूनी महाज है, हम अपनी पिटिशंस लेके फॉर्म 47 की फ्रॉड के बारे में हम लेके उनके तक जाके हमारी पिटिशंस मूव हो चुकी हुई हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मूव हुई हैं, उनके ऊपर हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और सियासी मैदान में हमने ये कोलिशन कायम की है। इस कोलिशन के प्लेटफॉर्म से हम पूरे मुल्क में जो पुरअमन सियासी एहतजाज करेंगे। एंड डू यू थिंक मोबिलाइज क्राउड भी मोबिलाइज कर सकेगी ऑपोजिशन? रऊफ साहब, क्राउड मोबिलाइज कर सकेगी? आपके पास अभी JUIF नहीं है ऑन बोर्ड, जिनका ऑब्वियसली एक उनकी एक फॉलोइंग है मदरसे के, उनका एक जलसे में बहुत नंबर्स नजर आते हैं। दे आर नॉट ऑन बोर्ड विद यू। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक तरफ और PTI एक तरफ। PTI तमाम सियासी जमातों को मिलाकर उससे 10 गुना ज्यादा क्राउड पुल करेगी। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्राउड पुल करने के लिए शमायत की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रगल जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है, ये स्ट्रगल पाकिस्तान में आइन की पासदारी की है, ये स्ट्रगल पाकिस्तान में कानून की पासदारी की है, और ये स्ट्रगल पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती की है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको अपने साथ लेके चलें, ताकि एक यूनानिमिटी क्रिएट हो सके इस मुल्क में, और पता चल सके कि इस मुल्क में क्या ठीक है और क्या गलत है, गलत को कंडेम किया जाए और ठीक को लेके आगे चला जाए। पाकिस्तान में ये जो हमारी जद्दोजहद है, ये पाकिस्तान की तहफ्फुज़े आइन जद्दोजहद है। आइन को इन टोटलिटी हमने इंप्लीमेंट करना है, हमने इन्फोर्स करना है। उसके बगैर मुल्क जो है उसकी फाउंडेशंस कमजोर होती हैं, मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। तो ये लड़ाई ऐसी है, जद्दोजहद ऐसी है जिसमें कि जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल फोर्सेस शामिल होंगी, उतनी ज्यादा इफेक्टिवली, उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से ये जद्दोजहद जो है ये आगे बढ़ सके, और हुकूमत पर एक प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे आप।
थैंक यू सो मच, थैंक यू रऊफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। रऊफ हसन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल ऑपोजिशन की जानिब से, जहां पर रऊफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, और तहरीक इंसाफ का वजन और वेटेज इतना ज़्यादा है कि दे कैन नॉट एंड दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी पोलिटिकल पार्टी। सो इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। रमज़ान के आखिरी अशरे में आ रही थी चंद इत्तलात के ईद के बाद हुकूमती इत्तेहाद अंदरूनी इंतशार और अपोजिशन की तहरीक के सामने घबराहट का शिकार होगा। आज ऐसा लग रहा है हुकूमत अभी से ही इंतशार और घबराहट का शिकार नजर आ रही है, क्योंकि अपोजिशन ने ग्रैंड अलायंस के साथ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत खुद कई चैलेंजेस के इर्द गिर्द घिरी हुई है। सऊदी वजीर खारजा डेलीगेशन समेत पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ऐसे में अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज उन्हें टफ टाइम दे सकता है, और ऐसे में पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत को धरनों की सियासत से बचने मीसाक मफाहमत का मशवरा दिया है। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PNA 2 का इशारा करके एक नई कहानी भी सुना दी है। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं। जाती अना की वजह से वो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं, इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस्लामाबाद के कुछ बाबुओं का तस्करा किया है। कहा है कि उन बाबुओं की सोच ने मुल्क का निजाम बिगाड़ कर रख दिया है। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया। और पावर में क्या है? पावर में आपकी खिदमत करना है, अवाम की खिदमत करना है। मैं हमेशा हर काम इस सोच बात करता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान ना हो। और नाज़रीन इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब सबसे पहले तो ईद की छुट्टियों के बाद अब जब पॉलिटिकल एक्टिविटी रिज्यूम होते हुए नजर आ रही है, ऑलरेडी आपने देखा 2-3 रोज कबल से ऑपोजिशन जो कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है, उसकी छतरी के नीचे हुकूमत को एक टफ टाइम देने के लिए बलूचिस्तान से उन्होंने अपनी इस तहरीक का, जिसका नाम उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसको नाम दिया है, उसका आगाज कर लिया है। स्पीचेस आपने खुद भी सुनी होंगी। हुकूमत को किस तरह से अब ये जो दबाव होगा हुकूमत पे, हुकूमत कैसे इसको अवर्ट करेगी, जहां पर आपके अपने इत्तेहादी जनरल साहब वो ये भी मशवरा दे रहे हैं कि मुल्क और मौजूदा हालात जो है वो मजीद जो धरनों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। या देखें, अपोजिशन का ये आईनी हक भी है और उनकी ड्यूटी भी है कि वो अपने तौर पे हुकूमत के ऊपर सिर्फ प्रेशर ही न डालें, बल्कि अल्टरनेटिव सजेशंस दें कि मुल्की हालात को बेहतर कैसे किया जा सकता है, इकानमी को बेहतर कैसे किया जा सकता है। और उसके लिए बेस्ट फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। बाहर जो गली मोहल्लों में सड़कों के ऊपर धरने जलसे, उसका एक वक्त होता है और वो होता है जब आप इलेक्शन कैंपेन के अंदर निकलते हैं। अदरवाइज आपके पास अपर हाउस भी है, आपके पास पार्लियामेंट भी है, मीडिया भी अवेलेबल है, तो आप अपने व्यू पॉइंट देते रहें। तो अभी तो अल्लाह का ये करम है, देखें इलेक्शन हो गए, सारी पीसफुली सब लोगों ने ओथ ले ली बाशमूल अपोजिशन के। सारी इलेक्शंस होगी जिसमें सारी जमातों ने शमूलियत की, अप टू प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। तो खुदा के करम से अभी पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़ा है, और यही ब्लूमबर्ग ने भी कहा है। और इन एडिशन टू दैट स्टॉक मार्केट आप देखती हैं, और प्लस ये सऊदी डेलीगेशन जो आए हुए हैं, ये बड़ा, इसमें 4 वज़रा शामिल हैं और फॉरेन मिनिस्टर इसको ऐड कर रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खुदा के करम से आएगी। बट अगर जनरल साहब स्टेबल है, राइट, बट इंस्टेबिलिटी, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, और जो हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि जहां पर अभी तक 6 जमातें ऑपोजिशन की वो इस अलायंस का हिस्सा है, मजीद दीगर ऑपोजिशन की जमातों को ऑन बोर्ड लाने की कोशिशें की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जो ही इसमें जमीयत उलमा इस्लाम, और आपको पता है कि उनके स्टूडेंट्स, उनके वो जो नंबर्स हैं वो किस तरह से एस्केलेट कर सकते हैं। सो अगर तो ये अवाम को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, सो अगेन दैट विल एक्चुअली लीड टू फर्दर इंस्टेबिलिटी। जनरल साहब
या ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ना कि मुल्क के अंदर अगर अफरा तफरी का आलम आप क्रिएट करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो रिलक्टेंट होगा आने के लिए, और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट रुकेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी। आपको याद होगा ना कि जब 2014 में यानी धरना लेके तो चाइनीज प्रेसिडेंट ए पर्सन नो लेस देन प्रेसिडेंट शी, जो कि दुनिया के ममालिक का ख्वाब होता है कि वो हमारे पास आए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए, तो उनका रोक दिया गया और वो इंडिया उनको जाना पड़ा। तो अभी लेकिन अभी सूरत हाल टोटली डिफरेंट है। उस वक्त उनकी बैक के ऊपर बहुत से और एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे, एंड दैट इज द रीजन कि वो उस वक्त चल रहा था। और अभी तो खुदा के करम से आप देखिए जो हुकूमत है, आपके बाकी सारे अदारे हैं, आपका एक निज़ाम अदलिया है, सारे एक लाइन के ऊपर एक पेज पे, और सब ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बेहतरी आए, आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, आपके अंदर पॉलिसीज के अंदर कंटिन्यूटी हो, और उसके अंदर अभी आपकी जो मिशन है ना, ब्रॉड मिशन, वो यही होना चाहिए कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या लेने हैं हमने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें पहली चीज है एग्रीकल्चर के ऊपर, दैट इज वाई ये डेलीगेशन इधर है, इसमें माइनिंग भी शामिल है। दूसरा है आईटी सर्विसेज को, ये शॉर्ट टर्म आपको फायदा देने वाली चीज है। थर्ड इज फॉरेन रिमिटेंसेस के लिए कोई इनकलाबी कदम लगाए जाए जहां टेक्निकल मैन पावर बाहर भेजी जाए। फोर्थ इज कि आप रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर करेंगे मुल्क के अंदर। फिफ्थ इज के आपके जो एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल करें। और लास्ट इज कि आप इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करें, एंड दैट मींस जो आपका कंसर्न है कि पॉलिटिकली स्टेबल एक मिसाक हो, जैसे आपने देखा बिलावल साहब ने भी कहा है कि मिसाक मुफाहमत हो, यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है। राइट, बट इसके लिए कैसे वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा जल साहब? एक तरफ हम देखते हैं कि ऑब्वियसली तनकीद का सिलसिला दोनों एंड से है, ऑपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमती सतह से भी हमें इसी किस्म का रवैया नजर आता है। सो वो एक वो माहौल कैसे बन सकेगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो, और बिलावल साहब बीइंग योर कोलिशन पार्टनर, ऑल्दो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है लेकिन एक इत्तेहादी होने के नाते वो जहां पर ये भी फोर्सी कर रहे हैं कि एक PNA पार्ट 2 तर्ज की जो है वो तहरीक चलाने के लिए कुछ सियासतदान जो है वो बड़े एडमेंट नजर आ रहे हैं, और मुल्क को फिर मजीद जो है वो एक इंतशार या अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क और अवाम की किस्मत के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली वो सजेस्ट भी कर रहे हैं कि मफाहमत होनी चाहिए और सिटिजन्स का जो है वो मुल्क अगेन मुतहम्मिल नहीं हो सकता इससे, और ये वार्निंग एक के तौर पर बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। सो ये कैसे हुकूमत जो है ऑपोजिशन को साथ इस तरह से एक पेज पे लेकर आएगी? जी आप देखें, अपोजिशन के साथ हुकूमत का रवैया तो एक अकोमोडेशन का ही होना चाहिए, चूंकि आपका रोल इन अपोजिशन डिफरेंट होता है। आप ज्यादा हॉकिश होते हैं, ज्यादा आप प्रोवोक करते हैं, लेकिन जो हुकूमत में लोग होते हैं वो अकोमोडेटिव होते हैं, वो व्यू पॉइंट को सुनते हैं और आगे चलाते हैं। लेकिन अभी इसकी तशबीह PNA के मूवमेंट से ये उधर उधर से नहीं दी जा सकती। अभी तो मेजर पार्टीज जो लेट से 5-6 करोड़ जो लोगों ने वोट दिए हैं, उसमें 2/3 जो वोट्स हैं वो तो हुकूमत के अंदर है। इत्तेहादी बिग पार्टीज हैं, PMLN है, आपकी PPP है, आपके पास MQM है, और बाकी जो जमातें उनकी है। और ये जो बाहर है इनके अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ का एक है जो कि उनको वोट भी मिले और उनका वो वजूद है। बाकी तो पार्टियां अपनी रिकग्निशन के लिए उनके साथ है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं है, उनको तो वो करने की कोशिश की गई और उनको पता लेकर आया जा सकता है। ये भी खड़े होके भी उनको जी मैंने कहा लेके भी आया जा सकता है। देखिए बीबी, आया जा सकता, हर चीज मुमकिन होती है पॉलिटिक्स में। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक मंजे हुए सियासतदान है, वो दूर से उनको पता है कि इनकी सियासत में अपोजिशन में मेजोरिटी नहीं है। ये यानी आप चकजई साहब तो एक अच्छी बात कर रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उस पे तो हुकूमत का भी बिलीव है। कौन है ऐसा बंदा जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी पासदारी पे ईमान न रखता हो? राइट, बट कदा कलामी की माफी जैन साहब, लेकिन इसको इस अगर जाविये से भी देखा जाए कि जो कुछ PDM के साबका दौर में हुआ है, ऑपोजिशन शायद इस बात पे भी ज्यादा फोकस्ड होगी कि जिस तरह से एक हेस्ट में लेजिस्लेशंस की गई थी,
गुज़िश्ता पीडीएम के दौर में, उससे भी और जो आइन की हमने खिलाफ वर्जियाँ देखी हैं, चाहे वो इलेक्शंस के मामला हो, आपको पता है कि कितने ताख़ीर के साथ हमने जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हुए भी इस मुल्क में देखे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हमने मुल्क में होती हुई देखी, बड़े अनप्रेसिडेंटेड हमने इवेंट्स देखे। सो इस ज़्यादा एम जो है वो अपोजिशन का इस बात पर ज़रूर होगा कि वो आपको रोके, क्योंकि आपने जिस तरह मेंशन किया कि दोनों हाउसेज में 2/3 तो आपके पास आ गया है। ये आप बिल्कुल ठीक बात है, और मेरे ख्याल में ये हुकूमत अपोजिशन का प्रेशर भी जायज प्रेशर होगा। वो तो यही उनकी ड्यूटी है कि वो देखें कि लेजिस्लेशन एक सलीके के साथ हो। और अगर आप कहती हैं कि पीडीएम की पहली हुकूमत के अंदर जो है जल्दी में लेजिस्लेशन हुई, तो वो उस चीज को आई थिंक हुकूमत को भी रिसोर्स सर्चिंग करनी होगी कि जो लेजिस्लेशन हो वो दूररस हो, और उस दूररस लेजिस्लेशन में अपोजिशन को साथ मिला के उनका किरदार हो। अंजल साहब, यू वुड अग्री, आप इत्तेफाक इस बात से करते होंगे कि बड़ी तेजी में, बड़ी जल्दी में, बड़ी हेस्ट में वो लेजिस्लेशंस की गई थी? देखिए ना, उस वक्त कुछ ऑर्डिनेंस जो इशू हुए थे, हम हमेशा कहते हैं कि ऑर्डिनेंसेस ज्यादा इशू ना हो। यही बात तहरीक इंसाफ में हुई थी, बल्कि उस वक्त नंबर और ज्यादा थे जब उनकी हुकूमत थी और उन्होंने बुलडोज किया गया। तो पीडीएम की हुकूमत में अगर कोई मोतरज है कि कहीं भी लेजिस्लेशन में जल्दी की गई है, तो वो जल्दी ना की जाए, क्योंकि वो कभी भी वो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये मुतालबा अपोजिशन का हो या हुकूमत के अंदर रहने वाले कुछ एमएनएस का हो, ये जायज मुतालबा है कि डिलिब्रेट करें और लाज ऐसे बनाएं जो कि उनकी लॉन्ग लाइफ हो, और ये ना हो कि आज एक दफा अपने किसी फायदे के लिए, वो कौम के फायदे के लिए होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में यही एक सोच है ना, मुस्बत सोच, ओपन माइंड, अकोमोडेटिव, लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल रहना। आई थिंक यही अकदार हैं पार्लिमानी निजाम के भी, और शाइस्तगी के भी यही तकाजे हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर अभी जो सारे लोग मुतहद हैं, ये हुकूमत को आगे चलाएंगे। बिजनेस के लोगों को हमें खुश रखना है, बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनके लिए एनर्जी के मसाइल को हल करना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है, माइनिंग को। और अभी ये जो डेलीगेशन आया है, इसके अंदर तो मैंने अब कहा माइनिंग का भी है, ये एनर्जी के साथ भी ये डील कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ भी डील कर रहे हैं, एंड दे मीन बिजनेस। और ये उस वक्त शुरू हुआ जब अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं और वहां वो जाके उनको मिले हैं प्रिंस को, मोहम्मद को, और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर आप देखेंगे ये लोग इधर आए हैं। हमारा भी इंटरेस्ट ये है कि इन्वेस्ट करें, हमें अपने मुल्क के माहौल को बेहतर करना है। उसके लिए एक तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो है वो कोहेरेंस और स्टेबिलिटी हो, सेकेंडली सिक्योरिटी इश्यूज जो है जो कि बढ़ते जा रहे हैं, ये टेररिज्म, बिल्कुल सिक्योरिटी चैलेंज, ताकि आप एनकरेज कर सकें। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बड़ा है। बट जल साहब, आपने जहाँ पे पॉलिटिकल कोहेरेंस की बात की है, विद इन योर ओन पार्टी इसकी बड़ी अशद जरूरत महसूस की जा रही है। बहुत कुछ खुलकर अब कहा जा रहा है आपकी जमात के बड़े सीनियर रहनुमाओं की जानिब से, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों, चाहे वो डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हों, चाहे वो जावेद लतीफ़ साहब हों, चाहे वो मोहम्मद जुबैर साहब हो, जो कि पार्टी का अभी भी हिस्सा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, पार्टी का भी हिस्सा है, और बहुत कुछ बोल रहे हैं कि किस तरह से हमें इस हुकूमत में बिठाया गया है, मैंडेट हमारा नहीं था। सो आपको लगता है कि वो प्रेशर्स भी शहबाज शरीफ साहब अब तक ताहाल हैंडल करने में तो बहरहाल नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट? या देखें, जिन लीडर्स का आपने नाम लिया है, ये सारे बड़े हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े फाउंडिंग मेंबर्स हैं सम ऑफ देम, और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आई एम श्योर कि अगर वो अपनी तरफ से कोई किसी किस्म का कंसर्न इंडिकेट करते हैं, तो ये जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरियत के अंदर आवाजें दबाई तो नहीं जा सकती। और अगर बेशतर लोग कह रहे हैं, जो हम भी उस वक्त कहते थे और अभी भी कहते हैं, कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए हमें हुकूमत करने का राइट जो है, हम सरेंडर करने के लिए तैयार थे कि अगर अपोजिशन, अगर पीपीपी को एक्सेप्टेबल है तहरीक इंसाफ को, तो मिलकर हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठेंगे। और सच्ची बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी ना हो, वो अपोजिशन में ही हो तो अपना इमेज को बेटर कर सकती है। लेकिन आपके जब ये जरूरी हो गया कि कोई भी नहीं कर रहा, और आप भी कहें कि हम भी नहीं करते, तो फिर री इलेक्शन और बहुत ज्यादा सिचुएशन और आपका सिस्टम जो है लपेटा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने तो हमेशा रियासती मफादात के लिए कुर्बानी दी है, अपने सियासी मफादात को दाव पे हमेशा लगाया है,
और अभी हम अल्लाह के करम से डिलीवर करेंगे। बाकी पार्टियां हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक कोहेरेंस हो और उसको आगे चलाएं। तो ये पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं हर पार्टी में। ये तहरीक इंसाफ का भी आप देख लें, लेकिन कुछ क्या कह रहा है, कुछ क्या जिन कह रहा है। साहब कुछ मुस्लिम लीग तज्जियाकारों का ख्याल है कि अब जब ईद के बाद अब मामला जब रिज्यूम हो रहे हैं, जब सियासी सरगर्मियां रिज्यूम हो रही हैं, तो लोग पीटीआई के विद इन द पार्टी इख्तलाफात को भूल जाएंगे, जितने इख्तलाफात नून लीग के अंदर खुल के जो है वो सामने आ जाएंगे। ऐसा आपको लगता है कि पॉसिबल है या इसको पब्लिक होने नहीं दिया जाएगा और पार्टी सतह पर इसको मामले को अफाम तफहीम के साथ जो है वो हल कर लिया जाएगा? देयर इज नो क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इतने बड़े मामलात होंगे। देखें, हम तो ये भी दुआ करते हैं कि तहरीक इंसाफ भी एक कोहेरेंट पार्टी रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां जो फसली बटेरे आ जाते हैं ना पार्टियों में, जो कि अभी तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक तहरीक के कायद का नाम इस्तेमाल करके बहुत से वकील आ गए। पहले भी इसी तरह उन्होंने उनके गले में स्कार्फ डाला, जहाजों पे बैठ के आए और उन्होंने कहा विकेटें गिरा रहे हैं, दिन ब दिन गिराते रहे और फिर विकेटें उनकी अपनी गिरती रही। तो मेरे ख्याल में जो हालत आज तहरीक इंसाफ की है, जिस तरह वर्स्ट है इस लिहाज से जो इंटरनल कोहिजन के, वो हालत ना मुस्लिम लीग की है ना पीपीपी की है। मुस्लिम लीग एक मंजी हुई जमात है और उसके अंदर अपने मसाइल को हल करने की, जैसे आपने बात की, वो अहलियत है। लोगों के कंसर्न्स होने चाहिए, उनको एयर भी वो करें जरूर, और लेकिन ज्यादा बेहतर है कि पार्टी की मीटिंग्स के अंदर करें बजाय बाहर करें। बाहर वो वही बात करते हैं जो मुल्की मफाद की बात होती है। बिल्कुल। और मियां साहब क्या सोच रहे हैं जल साहब इस पूरे हालात में? क्योंकि एक तासुर ये है कि मियां साहब खामोश हैं। मियां साहब जो हैं वो एक पाकिस्तान का सबसे एक्सपीरियंस्ड एक लीडर है, जो अल्लाह के करम से 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना, और इसका क्रेडिट पब्लिक को जाता है, पीपल्स को जाता है कि उन्होंने उनके अंदर, और अभी वो चाहते थे कि हमें मेजॉरिटी मिले, अगर 2/3 तो हमें सिंपल हो और हम इसको आगे चलाएं, और मैं कोशिश करूं। और ये भी हकीकत है जन साहब कि चौथी बार उनको फिर अवाम ने वो ऑप्शन आगे नहीं दिया, ऑफर नहीं किया। अगर ऑफर नहीं दिया तो असूलों के ऊपर चलते हुए उन्होंने भी कहा कि मैं अपने आप को पेश नहीं करता प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। आई थिंक दिस इज हिज ग्रेटनेस। ही रियलाइज कि अगर लोगों ने मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं आना चाहता, और मैं उस वक्त आऊंगा जब लोग मुझे कहेंगे कि आगे आओ। तो उस वक्त कुलेशन बनी। कुलेशन में शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा है, वो चला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनका एक अपना वजन है, उनकी अपनी पजीराई है, उनका एक मेजर सूबा तो पक्की उनकी बेस है। बाकी भी मुल्की सतह पे उन जैसा तजर्बाकार लीडर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। और जन साहब आपने जिस तरह से कहा कि द गवर्नमेंट विल सेल थ्रू दीज हार्डशिप्स या ऑब्स्टिकल्स जो नजर आ रहे हैं इस वक्त वॉशिंगटन में, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो भी IMF के साथ मुलाकात और मुज़ाकरात होंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको पता है जन साहब 50 साल की बुलंद तरीन सतह पे अफराते ज़र का होना, माशी अशारिये जिस किस्म की एक तस्वीर शो कर रहे हैं, ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो हैं जिस किस्म की वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे जो है वो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, वो बहुत ही अलार्मिंग नजर आता है। और अवाम को, जहां पर अवाम को रिलीफ के दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वो समरात या वो वादे पूरे नहीं होते हुए, रियलाइज होते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी भी आज भी खबरें जो गर्म थी वो ये थी कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कल से लोग जब सुबह उठेंगे तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हुई होंगी। और साथ साथ जो जिस किस्म के हालात हैं, जहां पर मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने 16 रुपए रोटी की कीमत तो करने के लिए कह दी, लेकिन इसको भी अवाम एक ऑप्टिक्स के तौर पे ही देख रही है क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। सो किस तरह से रिलीफ आपकी हुकूमत दे सकेगी अमिड्स दीज चैलेंजेस? देखिए, आपने ये जो चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज हैं, आपके अंदर ये सिक्योरिटी के इश्यूज बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्यूट पोलराइजेशन है। लेकिन जितने बड़े चैलेंजेस हों, इतना बड़ा एक लीडरशिप का इम्तिहान भी होता है कि आप उन चैलेंजेस को, माउंटिंग चैलेंजेस को कैसे कन्फ्रंट करते हैं। आई कैन अश्योर यू कि कलेक्टिवली पॉलिटिकल लीडरशिप जो है डिटरमिन्ड है। बारिंग पार्टी विच इज इन द अपोजिशन, उसका एक अपना व्यू पॉइंट है और वो भी मुल्क के शायद फलाह के लिए ही सोचते हैं। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि ये बड़े चैलेंजेस हैं, टाइम लगता जाएगा, लेकिन ये सारे चैलेंजेस बारी बारी, अभी आप देखेंगे IMF के साथ भी अल्लाह के करम से होगा। हम अपना एक बैलेंस इंटरनेशनल मेंटेन कर रहे हैं। चीन से भी बेस्ट रिलेशन है, रशिया के साथ भी हम इन टच हैं,
और अमेरिकन जो कि पिछले तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को वो मुबारक देने को भी नहीं तरस रहे थे, रिंग नहीं कर रहे थे, इधर उन्होंने रिटन लेटर भी भेजा है और साथ टेलीफोन भी किया है और साथ वो पूरा तामन और वो इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हैं। तो आई थिंक डिप्लोमेटिकली भी और खुदा के करम से आप इकोनॉमिकली भी आपने अपने खसारे को कम कर रहे हैं और बहुत मेहनत करनी है। देखिए बिगाड़ में टाइम नहीं लगता, संवारने में टाइम लगता संवारने में है। time तो आई लगता है। अश्योर यू इंशाल्लाह बेहतरी होगी। राइट, थैंक यू सो मच जल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छी बात है, जहां पर वो कहते हैं कि कलेक्टिवली हमें मुल्क को आगे और इन चैलेंजेस से बाहर निकालना है और हुकूमत भी पुरज़म है कि मुल्क को इन बहरानों से बाहर निकालेगी और जिस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, ऑल्दो के जिस किस्म के सख्त फैसले हम पीडीएम के पहले साबका दौर में भी देख रहे थे, उसके रिपरकशंस थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि अवाम ने बेयर किए, और अभी भी जहां पर आज हमारा पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो IMF के साथ मुलाकात करेगा, फिर मुज़ाकरात होंगे, सो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस में अवाम ही को मजीद सख्त इकदाम और सख्त फैसलों का खमियाजा जो है वो भुगतना होगा। लेकिन लेट्स सी आने वाले टाइम्स में किस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होती है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। ईरान की जानिब से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब उन ममालिक को भी होश आ गया है जो फ़लस्तीन और गजा में होने वाले मजालिम पर खामोश बैठे थे। G7 ममालिक भी जाग उठे, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी, इजराइल के इत्तेहादी ममालिक ने भी लब कुशाई कर दी। बहरहाल ईरान की जानिब से इजराइल पर यह जवाबी कार्रवाई क्यों हुई, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची, इसका पस मंजर जानने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2024 से। इजराइल ने जब आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर हमला किया, जिस पर तमाम यूरोपीय ममालिक और अमरीका या अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई रद्द अमल ना आया। ठीक 13 रोज बाद ईरान की जानिब से इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया गया, जिसके तहत इजराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स दागे गए। ईरान का पैगाम वाज़ेह है कि अगर अब ईरान पे हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहने पर मजबूर हो गए कि दोनों जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए। अमरीकी नायब मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं सलामती काउंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मजम्मत करे। अमरीका ने भी दो टोक मौक़िफ़ सुना दिया कि वो इस जंग में अगरचे इजराइल के साथ ज़रूर खड़ा है, लेकिन अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो वो इसके साथ ताउन नहीं करेगा। ईरान और इजराइल कशीदगी से खित्ते में एक बेचैनी की लहर ज़रूर है, और आगे क्या होगा इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वकार रिजवी। आप एक्सपर्ट हैं ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑल्सो ही हैज़ एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर ईरान प्रेस TV एज वेल। सलाम वकार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Welcome, Assam. Good to be here. थैंक यू। वकार, जिस तरह से हमने 2 रोज़ कबल ईरान की जानिब से जो एक रिटेलिएटरी मूव देखी, एक रिस्पॉन्स था जो कि US और इजराइल की जानिब से ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सो व्हाट वी नो सो फार इज, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को? मैं पहले कमेंट कर लूँ इस पे कि इजराइल ने जो मेंशन किया है कि कोई डैमेज नहीं हुआ, या 99% एटलीस्ट जो drones / missiles जो भेजी गई थी ईरान से have been intercepted by the Iron Dome या Israel's allies or Western allies in the region. वो ये जो numbers हैं on the part of Israel have to be taken with a grain of salt, because हमको पता है कि October 7th को जो incident हुआ था, जो Hamas attack भी हुआ था Israel पे, initially बहुत कुछ claim किया गया था, which later on was proven to be complete lies by Israeli officials. We can talk about, beheaded babies. There's so many of those stories we can point to. And that was a very serious incident because we're talking about civilians at that time. At this point, sab log admit karte hain, even the Israelis would admit that Iran's targets were only military targets. So that is also a very clear difference in how Israel operates versus how Iran or possibly any other country that would retaliate against an Israeli attack would operate as well. So wo ek baat hai kehne ki. As far as jo iske ramifications, what will happen next goes, it really depends on. Sorry to interrupt, लेकिन उससे पहले मैं वकार आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि a lot of reports were suggesting that Iran had already conveyed the United States via Turkey that it would respond and within certain limits. Did Iran convey, or was Iran even conveyed by the US as well?
देखिए, as far as the communication via Turkey, उसका 100% हम कुछ कह नहीं सकते because वो are just reports at this point in time. जो ज़्यादा credible जो reports हैं वो ये हैं कि Iran has just said, and some Iranian officials anonymously have admitted that 72 hours notice at the very least was given. अब वो किस countries के through दिया गया था वो हम जानते नहीं. Probably yes, Turkey. That's a very educated guess to make. मगर वो है कि you also have to really view this action of Iran, firstly, to give this 72-hour warning. Agar unhone diya bhi nahi ho 72-hour warning, the very least, jab drones ude the Iran se, we all knew about it. Breaking news gaya tha ki drones have left Iran and are now in the air. It took a good, 6 hours approximately for this to reach Israeli territories. This clearly was not meant to be jo Iran ke ya hum log jo bhi militarily began. This was not meant to be a direct retaliatory strike in any traditional form. Because like a direct retaliatory strike, Iran would have hit suddenly and a surprise attack. Just like aapko yaad hoga Qasem Soleimani ke assassination ke baad jo US base pe jo attack hua tha, wo zyada jaldi hua tha, admittedly. Magar wo bhi kafi had tak muted response tha, because in context of the fact that Qasem Soleimani gone the Iran ke liye, they were still quite muted and restrained in that response. So I think it's the same in this case as well. Obviously, in this specific case, there was no one of the stature of Qasem Soleimani who was killed. But nevertheless, Iran ka ye hai ki ab they're not, I think that the decision has been made in Tehran that enough is enough. That we're not going to continue to be attacked, or our interests will not be continued to attack, or hum jawab denge. राइट अब जो जवाब दिया है इससे मुतालिक एक और सवाल ये भी हुआ कि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर भी रही थी कि ईरान पर ऑलरेडी उनके शहरियों की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था टू रिटेलिएट, टू रिस्पॉन्ड टू द अटैक एंड टू रिस्पॉन्ड टू इजरायली एग्रेशन. इज इट ट्रू? जी देखें, एक बात है ईरानी सोसाइटी के बारे में कि ईरानी जो भी हो, प्रो इनकलाब हो, एंटी इनकलाब हो, प्रो शाह हो, एंटी शाह हो, ये लोग बहुत नेशनलिस्टिक लोग. तो ये है कि इवन कासिम सुलेमानी के डेथ के बाद मुझे याद है कि even the pro Shah Iranians were saying that yes, Tehran must respond and forcefully respond, because they do not want any third party interfering in their politics or touching them in any way, either attacking them outside of their country or within their country. तो ये वही बात आ गई कि it doesn't matter कि हम लोग कभी बार देखते हैं ना प्रोटेस्ट जो देखते हैं, हम समझते हैं कि बहुत डिवीजन है. डिवीजन जरूर है within Iranian society, मगर कुछ मामलात में as far as national interest, national security goes, and even national honor, because you know they do not appreciate anyone touching their honor, their country's honor or security at any point, be it within the country, as I said, or beyond their borders. राइट वकार, अब इजराइल की जानिब से एक लाइकली रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, एंड डू यू फील दैट इजराइल इज अनलाइकली टू लीव दिस अनआंसर्ड? जिस तरह से वो कह भी रहे हैं कि जी एक सिग्निफिकेंट रिस्पांस आएगा, आर यू आल्सो फोरसीइंग? और फिर उसका क्या मतलब होगा वो रीजन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को फिर किस स्केल पे आप जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अगर डी एस्केलेट ना होती हैं टेंशंस, और जिस तरह से वर्ल्ड लीडर्स भी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने का मुतालबा भी कर रहे हैं, अगर इस किस्म के हालात नहीं होते तो फिर आप किस तरफ ये इस कॉन्फ्लिक्ट को जाता देख रहे हैं? देखिए, पहले सिनेरियो में यही है कि यस, जैसे आपने कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी एटलीस्ट इनडायरेक्टली जो मीडिया रिपोर्ट्स में आई हैं मैसेज भेजा है नेतन्याहू को कि they will not be supporting. I'm paraphrasing. The US will not go along with a war, basically, right? मगर वो कहने की बात है, right? This is an election year. हमको पता है President Biden has already lost support from the Arab/Muslim American vote. So does he want to lose the Israeli American vote as well by not supporting Netanyahu? अगर Netanyahu ने decision लिया to go to war. अब वो एक बात है, एक्सटर्नल बात है. एक इंटरनल इजरायली पॉलिटिक्स के भी प्रेशर. नेतन्याहू is a man who is hanging by a thread politically even within Israel because उसके corruption allegations. I mean, the list is endless. So उसने कोशिश किया to pass laws in the Israeli Knesset or parliament, which are very unpopular even with Israelis. So those things obviously do not have to do with Gaza or Palestine के बारे में नहीं है, मगर वो तब भी it makes him an unpopular man. So he is striving to gain some popularity somehow, and obviously जैसे हमको पता है George W. Bush Jr. ने जो 9/11 के बाद किया, the best way to become a supported/popular president in any country is to go to war, because that creates national unity and national fervor. तो ये वही बात हो सकती है कि नेतन्याहू कल डिसीजन ले सकता है कि yes, मैं carry out करूंगा कोई retaliation इसके against भी,
What that means for the region is obviously it will be disastrous because अब जैसे मैंने कहा the Iranians कह चुके हैं कि अब enough is enough, हम जवाब देंगे. तो अगर कोई ज्यादा direct attack हुआ, अगर proxies के through हुआ तो फिर वो ही हो गया ना, फिर जो अब तक हो रहा था. Because proxy warfare तो इन दोनों के बीच में सालों से चल. So, if we go back to that, तो फिर तो कोई issue है नहीं. Tehran will be like, okay, proxy war चल रहा है, तो Hezbollah, Houthis, जो भी हैं, we'll go through them. And we won't get our own hands dirty directly. मगर if Tel Aviv decides कि हम directly attack करेंगे ईरान को या Iranian interest को फिर से, तो फिर we can really see a regional/extra regional war, right? Because उस वक्त US कभी हाथ, like I said, the hands are tied. Biden's hands will be tied कि he will have to support जितना भी अभी क्या है, UK को भी support करना पड़ेगा. फिर उन ममालिक का क्या होगा जो अरब ममालिक एब्राहम अकॉर्ड्स जिन्होंने साइन किया, उनका क्या होगा, एयर स्पेस का क्या होगा. हम ऑलरेडी जॉर्डन को देख चुके हैं. जॉर्डन शॉट डाउन Iranian missiles/drones with the help of France and other countries. उनका क्या होगा, बिकॉज ईरान ने ये भी कहा है कि अगर आप अपनी एयर स्पेस को इजाजत देंगे यूज होने के लिए टू अटैक अस, हम फिर आप पे भी अटैक करें. तो ये सोचें कि ईरान इज बीइंग वेरी वेरी फोर्सफुल एंड क्लियर. इनके मैसेजेस बहुत क्लियर आए. आप हम पे अटैक करेंगे या via if you allow your country or airspace to be used to attack us, we will also attack you. So right, वकार ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की वल्नरेबिलिटी किस तरह से एक्सपोज होते हुए आप देख रहे हैं? लेकिन लोग बहुत बात कर रहे हैं कि ईरान ने क्या प्रूव किया या नहीं प्रूव किया vis-a-vis आयरन डोम, जो इन लोगों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है. Yes, आयरन डोम is a world class system, वो तो I'm sure even any military expert कहीं पे भी दुनिया में can admit, मगर वो है कि no system is perfect. तो आप देख लें कि हमास जो है गजा में within this blockaded territory rockets भेज सकता है towards Israeli territories, and even 1 or 2 rockets ही कह लें, जितना भी हम लोग admit कर सकते हैं, or the Israelis will admit, those rockets even got through the Iron Dome. Iran's capabilities उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा है. और जो अभी ईरान ने जो weapons use भी किए हैं हम सब जानते हैं. आप भी गूगल कर सकते हैं उन वेपन्स के बारे में. इट्स वेरी क्लियर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके बारे में सब हैं. ये वो वेपन्स हैं जो हम जानते हैं. मगर वी आल्सो नो कि देयर आर टनल्स अपॉन टनल्स इन ईरान. Unsaid, this sort of, reality in Iran is that they have missiles which have been undeclared in the sense that their technology is very advanced. These are hypersonic. These are the kinds of weapons that can very easily go through the Iron Dome. Agar ye drones or these simpler missiles were able to get through. So vulnerability/invincibility ki jab baat aati hai, I think it's been proven कि Israel जितना भी कहता है Iron Dome हमको protect कर रहा है, it's not a perfect system. राइट, वकार साथ साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से भी एक रिस्पांस दिया गया, और फिर हम ये भी जानते हैं कि नेक्स्ट मंडे द ईरानियन प्रेसिडेंट विल बी विजिटिंग पाकिस्तान एज वेल. सो पाकिस्तान के हवाले से ईरान क्या सोच रहा है और किस तरह से देखता है ताल्लुकात को भी, एंड द रिस्पांस दैट केम फ्रॉम पाकिस्तान द इजरायली एग्रेशन, द वे इट वाज रिस्पॉन्डेड बाय ईरान. क्या ईरान सेटिस्फाइड है इस रिस्पांस से? देखिए, satisfied या ना satisfied होने के लिए I don't think that, I'll be very blunt, I don't think it matters to the Iranians कि पाकिस्तान क्या क्या है. And I'm not saying that in a negative sense. Iran views Pakistan as a brotherly nation. तो जब tensions भी होते हैं, तो आपको याद है 2 महीने पहले जो tensions थे दो ममालिक के बीच में, even then जो Iranian statements आए थे, आपने भी सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि काफी हद तक restrained थे, and there was, I wouldn't say brotherly language. Obviously, उस वक्त tensions थे, so there was an admitted. Right. Thank you so much, Waqar, for joining us and views. Sayyid Waqar Rizvi, Mahir Bainul Aqwami Umoor, and he's also worked for Iran Press TV. So इसी के साथ ही बहरहाल प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.